गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का हम अध्ययन कर रहे हैं, मानव भूगोल का। उसके अंतर्गत पिछली कुछ कक्षाओं में हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप को समझा था कि कौन कौन से प्रतिरूप ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत बनते हैं। अक्सर ग्रामीण बस्तियाँ किसी नदी, नहर या सड़क के किनारे पाई जाती है, तो वहाँ जो प्रतिरूप बनते हैं, जो पैटर्न बनते हैं बस्तियों के, वो कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, इसके ऊपर हमने पिछली कक्षा में चर्चा कर ली है। आज की इस कक्षा में ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में ही हम कुछ और पढ़ेंगे, यानी कि ग्रामीण बस्तियों को हमने देख लिया। अब ग्रामीण बस्तियों के जो घर होंगे, उन घर की बनावट भी देख लेंगे हम, कैसी होती है कैसी नहीं होती। भवन निर्माण सामग्री जिसको कहते हैं, उसमें तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन नगरीकृत जो घर होंगे उसकी भवन निर्माण सामग्री को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपके एक चैप्टर है अलग से। ग्रामीण बस्तियों में जो भवन निर्माण सामग्री होती है, तो वो मुख्यतः प्राकृतिक होती है। जैसे मिट्टी हुई, मिट्टी के घर बनते हैं, लकड़ी के घर बनते हैं, बांस के घर बनते हैं, घास फूस के घर बनते हैं, कोल्हू के घर बनते हैं। इनसे घरों को बनाया जाता है। झोपड़ी बनाई जाती है जिसमें मिट्टी और पत्थर को चुन दिया जाता है, ऊपर से एक लकड़ी लगा दी जाती है, दोनों तरफ घास फूस डाल करके छत बना दी जाती है। इस तरीके के अक्सर मकान ग्रामीण बस्तियों में मिलते हैं, जिनका पैटर्न इस तरीके से होता है। कुछ बस्तियाँ कुछ तो इस तरीके की होती है, झोपड़ियाँ इस तरीके की आपने देखा हो तो, यहाँ इसका दरवाज़ा रहता है ऐसा। कुछ जो है वो इस तरीके का गोल छप्पर रहता है, ऊपर इस तरीके का गोल छप्पर रहता है, ऐसी बस्तियाँ होती है। कुछ मकान जो है झोपड़ी होती है, अच्छी वाली, अच्छी झोपड़ी जिसको कहते हैं, इस तरीके की झोपड़ियाँ बनती है। तो ये सब जो है ये मिट्टी की दीवारें होती है। किसकी बनी होती है? मिट्टी की। इसमें कुछ पत्थर भी चुन दिए जाते हैं, पत्थर के बीच में मिट्टी, और उसके ऊपर मिट्टी, गोबर और कुछ वनस्पति के अवशेष जो होते हैं उनको मिला करके इन पे लीपापोती कर दी जाती है। इनके मकान अक्सर ग्रामीण बस्तियों में बनाए जाते हैं। ये मकान दूर दूर पर होते हैं ख़ास तौर से, क्योंकि अलग अलग खेतों में लोग दूर दूर रहते हैं। बहुत कम ऐसी स्थिति होती है जब पास पास में मकान पाए जाते हैं। कुछ जो थोड़ा सा नगरीकृत गांव हो जाता है, जिसमें नगरीकरण की कुछ बू आने लगती है, ऐसे गांव में पास पास घर पाए जाते हैं, बाकी दूर दूर घर पाए जाते हैं। तो ये ग्रामीण बस्तियों में होते हैं। इसमें मुख्यतः देखिए मिट्टी होती है, मिट्टी, लकड़ी होती है, घास होती है, कोल्हू होते हैं, कच्चे पत्थर होते हैं, कच्चे पत्थर। इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है किसको बनाने में? गोबर से इसका प्लास्टर कर दिया जाता है। गोबर और मिट्टी और खांकला वगैरह जो मिलाते हैं, उन सभी को मिलू के इनको लीपापोती कर दी जाती है। खड़ी जो होती है, खड़ी चूना पत्थर जिसको बोलते हैं हम, उस खड़ी को पानी में भिगो करके इनको पोत दिया जाता है। कुछ कलाकृति कर दी जाती है अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार, अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार इन पर। तो ये ग्रामीण बस्तियों के घर होते हैं। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं देख लेते हैं, क्या क्या समस्याएं होती है। टॉपिक ये है अपना आज का, ठीक है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर, कुछ परीक्षाओं में आया हुआ है ये, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। कक्षा 12 में भी आपने पढ़ा होगा ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। देखिए, आप जहां रहिए वहां पर आपके अनुकूल वातावरण तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमारे अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है। तो ऐसी परिस्थितियों को ही समस्याएं कहते हैं। वो समस्याएं क्या क्या होती है ग्रामीण अंचल में जो हमको दिखाई देती है, वो उन कठिनाइयों के साथ उनको ग्रामीण अंचल में रहना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट समस्या है वह है परिवहन की समस्या।
परिवहन की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र चूंकि शहर से काफ़ी दूर होते हैं तो वहाँ पर आने जाने के कोई मुख्य साधन नहीं हुआ करते हैं। अगर कोई अच्छा खासा नाम वाला कोई गांव है तो वहाँ पर हो सकता है दिन में 1 या 2 बसें आती जाती हो। ट्रेनों का स्टॉपेज तो बहुत कम होता है। अगर ट्रेन के ट्रैक के बीच में अगर गांव पड़ेगा तो भी बहुत सारी ट्रेनें वहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ से लोग बाग वहाँ पे ना उतरते हैं ना चढ़ते हैं, इसलिए स्टॉपेज नहीं किया जाता। बसें या जीपें कुछ मात्रा में गांव में जाती है, लेकिन अगर वहाँ से सवारियाँ उनको मिलती है तभी। तो व्हीकल नहीं होते, पहली बात परिवहन की समस्या होती है। लोगों के पास भी नहीं होते, अपने पर्सनल वाहन भी नहीं होते गाँव में लोगों के पास। उनके पास या तो पैदल जाने का एक रास्ता होता है, या फिर अपने बैलगाड़ियों के ऊपर, घोड़ा गाड़ियों के ऊपर, या फिर गरीब का हवाई जहाज जिसको साइकिल बोलते हैं, उस साइकिल के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। तो परिवहन की समस्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रामीण अंचल में। दूसरी बात है परिवहन से ही रिलेटेड है, वह है सड़क की समस्या। सड़क की समस्या, सड़क की समस्या में देखिए क्या है, ग्रामीण बस्तियों में पहुंचने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ ना तो सीधा रास्ता होता है, अगर सीधा रास्ता भी होता है तो वो कच्ची पगडंडी के रूप में होता है। वहाँ पर 4 पहिया वाहन नहीं जाते, इस वजह से ना तो वो रास्ता बनाया जाता है ना बन पाता है। अगर 4 पहिए वाहन लगातार आते जाते रहें तो वहाँ रास्ता बन जाएगा, लेकिन वहाँ से क्या है, या तो लोग पैदल आते हैं या अपने मवेशियों के साथ आते हैं, या फिर साइकिल के माध्यम से आते हैं, तो एक छोटी सी पगडंडी बन जाती है। तो उस पगडंडी के माध्यम से वहाँ आवागमन होता है। बारिश के दिनों में, वर्षा काल में जब बाढ़ें आया करती है, तेज़ बारिश होती है, तो कई शहरों का गाँवों से कनेक्शन कट जाता है, या कह सकते हैं कि गाँवों का गाँवों से कनेक्शन कट जाता है। जब कनेक्शन कट जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा असुविधा होती है लोगों को आवागमन करने में, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते। इसके अलावा गांव के बीच में कई सारे नदी नाले पड़ते हैं, वो नदी नाले वर्षा काल में उफान पर आ जाते हैं, इस वजह से भी गांवों से संपर्क कट जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट समस्या है, सड़क की समस्या। एक दूसरी समस्या क्या है, परिवहन की समस्या। परिवहन की समस्या के अंतर्गत ही यातायात के साधन भी लिख सकते हैं, यातायात के साधन नहीं उपलब्ध हो पाते। तीसरी समस्या क्या है, देखिए स्वच्छ जल की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी होता है उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा देखी गई है पिछले कुछ सालों में। उस फ्लोराइड की वजह से हमारे दांत पीले पड़ने लगते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, शारीरिक कमजोरी आती है। ये सारी चीज़ें फ्लोराइड युक्त पानी पीने से होती है, लेकिन फिर भी लोग उस पानी को पीने के लिए मजबूर होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तो खैर तालाबों का पानी नहीं पीते, लेकिन पुराने ज़माने में लोग जो सरोवर होते थे, तालाब जिसको बोलते हैं, उनका पानी पिया करते थे, कुओं का पानी पिया करते थे। कुओं का पानी आज भी कई गांवों में पिया जाता है। उस कुएं के पानी में कई सारे रासायनिक तत्व घुले हुए होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको पर्याप्त स्वच्छ जल नहीं मिल पाता गांव के लोगों को। इस वजह से ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है, स्वच्छ जल की समस्या हमेशा रहती है। वहाँ पर गंदा जल पाया जाता है, बीमारी युक्त जल पाया जाता है, जिस वजह से वहाँ के लोग उस पानी को पी करके बीमार पड़ जाते हैं। शहरों में तो बहुत सारे प्लांट लगा दिए जाते हैं, आरओ वगैरह के, फिल्टर पानी के काफ़ी सारे प्लांट मिलते हैं, तो लोग बाग वहाँ तो पानी पी लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का सुविधा नहीं हो पाती। ठीक है, जिस कारण जल जनित कई सारी बीमारियाँ लोगों में उत्पन्न हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट समस्या है, स्वच्छ जल की समस्या। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण कारक है स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या। स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या ये भी एक महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में
ना तो कोई चिकित्सालय होता है, ना कोई डॉक्टर जाके बैठता है, ना कोई बड़ा वैद्य हकीम वगैरह कुछ होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जब कोई इंसान बीमार पड़ जाता है या फिर किसी का बाय द वे एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको तत्काल चिकित्सालय तक पहुंचाने के लिए ना तो साधन होते हैं, ना ही आसपास कोई चिकित्सालय होता है। इस वजह से कई सारे ग्रामीण रोगी अपना दम अस्पताल जाने से पहले ही तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? चिकित्सालयों के अभाव के कारण। चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी रहती है। शहर से, गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर, 10 किलोमीटर, किसी गांव में 5 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पर या पंचायत समिति मुख्यालय पर जो है अस्पताल होते हैं, वहां जाकर के उनको इलाज कराना पड़ता है। तो ना तो गांव में परिवहन के साधन होते हैं जिससे वो आसानी से पहुंच पाए, ना ही गाँव में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट समस्या बन जाती है। 5वां इम्पोर्टेंट कारण है शिक्षा की समस्या। वर्तमान संदर्भ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल से अगर स्कूल पा भी जाएंगे तो आपको प्राइमरी स्कूल मिलेंगे जो 5वीं तक या 8वीं तक पाए जाएंगे। इससे ज़्यादा ऊंची कक्षाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? ना तो वहाँ के बच्चे आगे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ना ही सरकार वहाँ पर बड़े बच्चों के स्कूलों को खोलने की अनुमति देती है, क्योंकि गांव के बच्चे शहरों में आकर के पढ़ने की और लालायित रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शहरों में अच्छी पढ़ाई होती है। अगर वहाँ पर ही 12वीं तक स्कूल खोल दिया जाए तो वहाँ का बच्चा वहीं पर पढ़ लेगा। बच्चियों को दूसरे शहरों में, दूसरे नगरों में जाना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो कई सारे बच्चे तो स्कूल नहीं होने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। 8वीं तक पढ़ करके, 5वीं तक पढ़ करके, 10वीं तक पढ़ करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो किराया होता है, ना भाड़ा होता है, ना ही शहरों की स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में फीस होती है। तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शिक्षा के मामले में शहरी क्षेत्रों के बच्चों से पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। वो देश के विकास में अपना 100% योगदान नहीं दे पाते, क्योंकि उनको बचपन से ही शिक्षा से दूर रखा जाता है। ऐसी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में भी 1 या 2 मास्टर होते हैं। जो गाँव में अक्सर आप 200-300 घरों के गाँव को देखोगे किसी को, तो प्राइमरी स्कूल होती है 5वीं या 8वीं तक, मुश्किल से 2 या 3 टीचर उसमें होते हैं, वही सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं और पढ़ा देते हैं, ऐसा बोला है मैंने। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है, पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, ये तो मुख्य स्थल पर जाके देखने वाली बात है। अक्सर अनियमितताएं पाई जाती है। वहाँ पे इंस्पेक्शन भी बहुत कम आते हैं। एक जना जो है 15 दिन की छुट्टी कर लेता है, दूसरा जना आ जाता है, तो फिर वो दूसरा जना, इस तरीके से वो जो मास्टर लोग हैं अपना काम करते रहते हैं। बहुत कम जो है बच्चों को सीख मिल पाती है, शिक्षा मिल पाती है। तो ये शिक्षा की कमी भी एक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख समस्या बनी हुई है। छठी प्रमुख बात क्या है? जल निकासी की समस्या। जल निकासी की समस्या, यह भी एक इम्पोर्टेंट समस्या है। अक्सर गाँवों में हमने देखा है, जब आप किसी दूसरे गांव अपने गांव से जाते हैं तो कभी देखना कि जिस सड़क से आप जा रहे हो तो गांव के बीच में से वो सड़क जाती है, तो उस सड़क में आपको हमेशा, चाहे आप सर्दी में जाइए, चाहे गर्मी में जाइए या बारिश में जाइए, आपको उस गांव के बीचों बीच में जो रोड निकल रहा है उस रोड पे पानी ज़रूर मिलेगा, कीचड़ ज़रूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि गांव के जो घर होते हैं सड़क के आसपास वाले, उन सड़क के आसपास वाले घरों में जल निकासी की समस्या हमेशा रहती है। उस समस्या का ना उनके पास कोई समाधान होता है, ना ही नालियां होती है जिसके माध्यम से वो आगे पहुंचा दिया जाए। तो वो अपने घरों का पानी रोड पर छोड़ देते हैं और वो सड़क पर पानी बहता हुआ वहाँ पर गड्ढे करवा देता है आने वाले साधनों के माध्यम से। तो वहाँ पर गड्ढे पाए जाते हैं सड़क में, जिससे बच्चों को, बुजुर्गों को, आने वाले नए वाहनों को
एक्सीडेंट होने का वहाँ पे ख़तरा रहता है। तो गांव में जल निकासी की समस्या हमेशा होती है, जल का समुचित रूप से निकास नहीं हो पाता, जिससे कीचड़ की समस्या पैदा होती है और कीचड़ की समस्या पैदा होने से कई सारी जो है जीवाणु विषाणु वगैरह पनपते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़तरा पैदा करते हैं। तो ये जल निकासी की एक समस्या होती है, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, कीचड़ पाया जाता है। ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा एक समस्या और है जो होती है रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या एक इम्पोर्टेंट समस्या है, क्योंकि ग्रामीण आंचल में अगर लोग वक्त पढ़े भी होते हैं, कोई कार्य कुशलता भी होती है, उनमें कुछ हुनर भी रखते हैं अपने अंदर, लेकिन उस हुनर का उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अपने हुनर को दिखाने के लिए लोग नहीं होते, उनको पर्याप्त रूप से अपने हुनर से आय नहीं हो पाती। पढ़े लिखे लोग भी होंगे तो उस पढ़े लिखे लोग की यहाँ पर कद्र नहीं होती, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो अंधविश्वासी टाइप होते हैं थोड़े, तो वो क्या है ऐसे लोगों को ज़्यादा पनाह नहीं देते, उनकी कद्र नहीं करते। तो इसके अलावा जो गांव के किसान होते हैं वो क्या करते हैं, साल भर के जो 2 या 3 या 4 महीने होते हैं एक फसल उगा लेते हैं। एक फसल उगाने के बाद 3-4 महीने तक आराम से उस फसल को बैठकर खाते हैं, यानी कि असामयिक रूप से वो क्या करते हैं, गरीबी का सामना करते हैं। गरीबी का सामना करते हैं वो साल के 6 महीने वो जो है खेतों में काम करते हैं, साल के 6 महीने उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता। तो ये सारी समस्याएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण बस्तियों में पाई जाती है। इसके अलावा गंदगी की समस्या होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जो जनजातीय समूह रहते हैं, जहाँ पर कुछ जनजातियाँ रहती है, जैसे बस्तर ज़िले में काफ़ी सारी जनजातियाँ रही, धारावी गंदी बस्ती है मुंबई में। ये इस प्रकार की बस्तियों में क्या है, थोड़ी सी गंदगी रहती है, उस गंदगी का निदान नहीं हो पाता समय पर, उस गंदगी का सही समय पर निदान नहीं होता, तो वहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियाँ पनपने का ख़तरा हमेशा मंडराता रहता है। तो वहाँ पर काफ़ी सारी जल जनित बीमारियाँ, इसके अलावा प्रदूषण वाली बीमारियाँ, ये सारी समस्याएं वहाँ पर रहती है। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, अक्सर जो है खेतों में से कीड़ों को भगाने के लिए जो है बहुत भारी मात्रा में पूस जला दिया जाता है, जिस वजह से क्या है वायुमंडल में प्रदूषण होता है। इसके अलावा घरों में जो है स्वच्छ ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता, उसका उपयोग किया जाता है चूल्हे का। तो चूल्हे में जो जलाऊ लकड़ी होती है उससे काफ़ी सारा धुआं निकलता है, वो धुआं भी क्या करता है, वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमको देखने को मिलती है, और ये सभी समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की जो बहुत महत्व रखती है अपने आप में। ठीक है, तो इतनी सारी समस्या हैं, जिसमें परिवहन की समस्या, सड़क की समस्या, स्वच्छ पेयजल की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या, शिक्षा की, जल निकासी की और रोजगार की समस्या, ये सारी समस्याएं होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।